इट्स आवर लास्ट चैप्टर, 12th चैप्टर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन नाम से क्लियर है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हम जो कंज्यूमर हैं, हम जो कस्टमर हैं, जो कंज्यूम करते हैं चीज़ों को, उनका प्रोटेक्शन, उनके प्रोटेक्शन की क्यों ज़रूरत है, ये सब चीज़ें। इंट्रोडक्शन पहले हम देखेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्यों ज़रूरत है, क्या है, वाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसलिए ताकि आप एसी खरीदने जाएं और उसका रिमोट अगर ख़राब निकल जाए तो आपको दुकानदार बाद में भगा ना दे। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसलिए ज़रूरी है। आप कुछ सामान लेने गए और वो बाद में ख़राब निकल जाए, और आपके प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन का निर्माण हुआ है, सरकार ने इसको लागू किया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसलिए ज़रूरी है, आजकल बहुत ज़्यादा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ों का एडल्ट्रेशन, मिलावट हो रहा है। तो इसलिए इन सब चीज़ों के लिए आपकी सुरक्षा, कंज्यूमर्स की सुरक्षा, कंज्यूम करने वालों की सुरक्षा, हम लोग जो कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं चीज़ों को, इसलिए हम लोग कंज्यूमर कहलाते हैं। ठीक है, जो प्रोड्यूसर होता है वो प्रोड्यूस करता है चीज़ों को। अब साड़ी जो पहनने वाला है वो कंज्यूमर होगा, साड़ी जो बनाने वाला है वो प्रोड्यूसर होगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब कि हमारे लिए, कंज्यूमर्स के लिए, तो इसका मतलब क्या होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है, इट मीन्स प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। इसका मतलब होता है कंज्यूमर इंटरेस्ट, जो उसका फ़ायदा है, कंज्यूमर का, कस्टमर का जो फ़ायदा है उसको प्रोटेक्शन देना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसी को कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, आपको कोई ठग ना ले, आपको कोई गलत ना कर दे, सामान बहुत महंगे में ना दे दे, ये सब चीज़ें। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्या इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की? कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स के लिए नहीं है, ये बिजनेस के लिए भी अच्छा होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये बिजनेस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, पहले हम देखेंगे कि कैसे कस्टमर की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कैसे कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर और कस्टमर लगभग सेम ही है, क्योंकि कंज्यूमर हम लोग कंज्यूम करते हैं, चीज़ों को यूज़ करते हैं खरीद के, तो हम एज अ कस्टमर ही हैं। ठीक है, फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू या कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हैं आप। इग्नोरेंट, पहला है इग्नोरेंट कस्टमर या कंज्यूमर। ठीक है, जो इग्नोरेंट कस्टमर या कंज्यूमर होता है, जिसको इग्नोर कर देते हैं, जो अनएजुकेटेड होता है, उसके लिए भी क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी है। ये एक ऐसा साधन है, ये एक ऐसा जो है पॉइंट है, ये आप उस जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आप अपना अधिकार यूज़ कर सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, जहाँ पे आपको लगे कि आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपकी बात कहीं किसी शॉप पे नहीं सुनी जा रही है, आपको आपके साथ गलत किया जा रहा है, आपको मिलावट भरा कोई सामान दिया जा रहा है, आपके साथ कुछ ऐसा किया जा रहा है जो नहीं होना चाहिए। उस जगह पे क्या कर सकते हैं आप, इसको अपने राइट्स और रेमेडीज़ को जो है जो अवेलेबल है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के थ्रू, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इग्नोरेंट कस्टमर जनरली अनएजुकेटेड कस्टमर होते हैं, जिनके साथ छल कपट से, जिनको बिजनेस करके, जिनके साथ बहुत ज़्यादा, उनके साथ जैसे मान लीजिए टीवी खरीदने में गया, मैं अनपढ़ गवार हूँ, मुझे उसने बहुत हाई प्राइस पे दे दिया, या मुझे ख़राब टीवी दे दिया, वापस नहीं कर रहा है, मैं अनएजुकेटेड हूँ। तो इस तरीके के लोगों के लिए जो इग्नोरेंट कस्टमर हैं, जो इग्नोर जिनको किया जाता है, वैसे कस्टमर या कंज्यूमर्स के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बना हुआ है। इसमें आप जाके अपना राइट्स, अपना अधिकार और रेमेडीज, सोल्यूशन वहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें ये भी है कि आप रिड्रेसल, आप कई जगह जब पढ़ेंगे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, तो आप एक वर्ड आएगा रिड्रेसल करके आएगा। रिड्रेसल का मतलब होता है रेक्टिफाई करना, सही करना, सॉल्यूशन उसका, किसी भी गलत चीज़ का। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के थ्रू कस्टमर रिड्रेसल भी ले सकता है, रेक्टिफाई चीज़ों को सही भी करवा सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एनकरेजेस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या करता है, एनकरेज करता है और ज़्यादा। जैसे मान लीजिए इंडिया में क्या है, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर है, जो कस्टमर है वो अनऑर्गेनाइज है, एक जगह ऑर्गेनाइज नहीं है, इकट्ठा नहीं है एक जगह, जगह जगह, मुंबई में है, सूरत में है, यूपी में है, मध्य प्रदेश में है, कस्टमर हर जगह है, गाँव में है, गली में है, कूचे में है। ठीक है, तो हर कस्टमर के लिए, मान लीजिए यहाँ किसी कस्टमर के साथ कुछ गलत हो गया और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो ऑफिस है वो मुंबई में है, तो वो मुंबई चल के थोड़ा ना जाएगा यहाँ यूपी का आदमी। ठीक है, तो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एनकरेज करता है, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस को स्थापित करने में हेल्प करता है, ताकि जहाँ पे लोग हैं वहीं पे उसका सोल्यूशन, वहीं पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक ऑफिस अवेलेबल हो, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल हो, जहाँ वो अपना शिकायत दर्ज करा सकें। ठीक है, नेक्स्ट वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। कस्टमर के लिए आजकल क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन? क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर है, उनका बहुत ज़्यादा उनका
लॉस किया जा रहा है, उनके इंटरेस्ट की बात नहीं की जा रही, उनके फ़ायदे की बात नहीं की जा रही है। वो सामान बहुत ज़्यादा महंगे में बेचा जा रहा है, मिलावटी सामान दे दिया जा रहा है, तो कस्टमर आजकल बहुत ज़्यादा उसके साथ बुरा हो रहा है, इसलिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा आता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ज़रूरी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आने के बाद 1991 की पॉलिसी आने के बाद जो बिजनेसमैन है उसको कई कॉम्पिटिशन से गुजरना पड़ता है, लोकल लेवल पे भी कॉम्पिटिशन करना पड़ता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी करना पड़ता है, क्योंकि 1991 के बाद बाहर की कंपनियां भी बहुत सारी आ गई हैं। तो यहाँ के लोकल जो बिजनेसमैन हैं उनको भी अपनी कंपनी को स्थापित करने के लिए बाहर के इंटरनेशनल लेवल पे भी उनको कॉम्पीट करना पड़ता है। इसके लिए अगर वो माइंड में नहीं रखेंगे कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, और अगर फोर्सफुली भी उनको अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के थ्रू ही अगर वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, अगर वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो ये लॉ बना है, जो कानून बना है, इसके थ्रू ही अगर उसके डर से ही अगर वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये भी बिजनेसमैन के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है, तभी बिजनेस लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर पाएगा, लंबे समय तक चल पाएगा। ठीक है, तो हमेशा कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के हिसाब से, उसके क्या वो चाहता है उसके हिसाब से बिजनेसमैन को काम करने के लिए मजबूर करता है कौन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसलिए ये बिजनेस के लिए भी उतना ही अच्छा है। नेक्स्ट, बिजनेसमैन यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज। बिजनेसमैन सोसाइटी का रिसोर्स यूज़ करता है, सोसाइटी की चीज़ों को यूज़ करता है, तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या करे, कंज्यूमर्स का ख्याल रखे। नेक्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये भी कहता है कि आपका ये लॉ है, कानूनी रूप से ऑब्लिगेशन है कि आपको सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। बिजनेस, क्योंकि बिजनेसमैन कहाँ से कमाता है, सोसाइटी के लोगों से कमाता है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहता है कि जैसे मान लीजिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले लिया कि मैं अपने होलसेल मार्ट में साड़ियों के विमेंस के लिए रिजर्वेशन रखूँगा, 90% विमेंस काम करेंगे मेरे साड़ियों के मॉल में। ठीक है, तो ये क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसको भी इम्प्लीमेंट करवाने में हेल्प करता है, बिजनेसमैन के ऊपर प्रेशर डालता है। ठीक है, नेक्स्ट, मॉरल एंड इथिकल जस्टिफिकेशन। आजकल की इथिकल मॉरल का मतलब लगभग सेम है। इसका मतलब होता है कि जैसे सिद्धांतवादी कहा जाता है ना कि अरे ये बहुत सिद्धांतवादी है, ये घूस नहीं लेता, ये अपने सिद्धांत से जो है वो नहीं करता है, मैनेज नहीं करता है। ठीक है, तो मॉरल और इथिकल जस्टिफिकेशन का मतलब हुआ सिद्धांतवादी। आजकल बिजनेसमैन को अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या करता है, बिजनेसमैन के अंदर का जो मॉरल है, जो सिद्धांत है, उसको जगाता है और हेल्प करता है बिजनेस को आगे बढ़ाने में। जैसे बहुत पैसा कलेक्ट करके, मान लीजिए मैंने बैटरी खरीदी थी, बहुत पैसा कलेक्ट करके मैंने बैटरी खरीदी थी, मैं बहुत गरीब हूँ, इन्वर्टर बैटरी खरीदी थी मैंने 15,000 में, बहुत पैसा कलेक्ट करके बहुत सालों तक, और वो घर लाते लाते रास्ते में गिर के टूट गई, घर लाते लाते रास्ते में गिर के टूट गई। तो ये बिजनेसमैन का सिद्धांत होना चाहिए, मॉरल अधिक वो होना चाहिए कि भाई वो उस आदमी की जिसका बैटरी टूटा है उसकी हेल्प करे, उसको नया बैटरी तुरंत रिप्लेस करके दे। और ये सब कौन कराता है, अगर बिजनेसमैन ना भी करना चाहे तो उसको करना पड़ेगा, ये ऑब्लिगेशन है उसका, लीगली उसको करना पड़ेगा। कौन कराता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कराता है। इसलिए बिजनेस का भी नाम होता है, वो अगर बिजनेसमैन ना करे तो बिजनेस का नाम खराब होगा, तो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिजनेस के नाम को भी सेव करता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस या इंटरवेंशन आपकी बुक में दिया होगा। इसका मतलब होता है कि अगर बिजनेसमैन चाहता है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना हो उसके बिजनेस में, अब मान लीजिए कि मेरे वहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए, मेरे वहाँ इनकम टैक्स का नहीं, मेरे वहाँ मान लीजिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले आ गए कि भाई आपने साड़ियाँ बेची थी, ये आपने जो है ख़राब साड़ी बेची, एकदम ख़राब क्वालिटी की साड़ी बेची है, ठीक है, डिफेक्टिव साड़ी है ये, इसमें फटी हुई है और आप वापस नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के अगर कुछ मेरे वहाँ लोग आ गए, ऑफिसर्स आ गए और मेरे होलसेल मार्ट पे चढ़ जाए साड़ियों के, आसपास वाले लोग देखेंगे तो क्या करेंगे, वो 10 लोग को और जाके बताएंगे और इस तरह से मेरी दुकान का नाम, मेरे होलसेल मार्ट का नाम खराब होगा। तो इसलिए बिजनेस का नाम बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या करता है, हेल्प करता है। और अगर बिजनेसमैन चाहता है कि गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, इंटरवेंशन ना हो, कोई भी सरकारी ऑफिसर आके दुकान पे, होलसेल मार्ट पे साड़ियों के ना आके कुछ भी कह के चला जाए कि आप फ्रॉड कर रहे हैं, ये है वो है, तो हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन का ध्यान रखना चाहिए, लोगों का ख्याल रखना चाहिए, सेटिस्फाई रखना चाहिए किसको, कंज्यूमर्स को, कोई भी डिफेक्टिव आइटम नहीं बेचना चाहिए। कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस। आप बिजनेस करते किसके लिए हैं, कंज्यूमर के लिए, तो उसी को सेटिस्फाई करना है आपको, उसको अच्छे से सामान देना है, उसके अकॉर्डिंग सामान देना है, वो जो मांग रहा है वो देना है, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं करना है किसी बात को लेके, प्राइस ज़्यादा नहीं रखना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक चलाने में हेल्प करता है, तो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन
जो है इस लॉ इस सब चीज़ों को फॉलो कराने में हेल्प करता है बिजनेसमैन को। नेक्स्ट हमारा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। क्या आता है? लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर। क्या क्या वो लीगल प्रोटेक्शन है जो कंज्यूमर्स को दिया जाता है? क्या क्या है? पहला है हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसमें क्या होता है? ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में क्या है, ये बना था 1986 में, लेकिन ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इसका, जो ये लागू हुआ था, ये 1 जुलाई 1987 को हुआ था। इसका मेन क्यों ये बना था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर के लिए बना था। ये इसलिए बना था ताकि लोग जो कस्टमर है उनके साथ कुछ भी गलत ना हो, उनका ख्याल रखा जा सके। इसमें मेन पॉइंट क्या क्या आते हैं? इसमें मेन पॉइंट आते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, किसको बताता है? उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, किसको? कंज्यूमर्स को या कस्टमर को। ये जो आपका एक्ट है, ये जो कानून है, ये क्या बताता है? राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, किसको? कंज्यूमर्स को। ठीक है, कि उनके अधिकार क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। कोई भी डिफेक्टिव आइटम और ख़राब आइटम अगर उनको मिल जाता है तो उसके लिए, उनके साथ अगर कुछ गलत हुआ रहता है कस्टमर के साथ, तो उसको भी ये क्या करता है? सही करने में मदद करता है। ठीक है, और क्या करता है? और ये करता है, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन, आप इसके तहत, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 1986 के तहत 3 लेवल पे आपकी सुनवाई हो सकती है। एक होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम में, स्टेट, और इस तरह से 3 लेवल पे आपकी सुनवाई इसमें हो सकती है। आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, वो 3 लेवल कौन कौन से हैं? डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट कमीशन है एंड नेशनल कमीशन है। कौन कौन सा है? 3 लेवल जहाँ पे आप जाके अपना कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट कमीशन है और नेशनल आपका कमीशन। हमारा आता है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982 कहता है कि आपके साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कस्टमर का, कि जैसे किसी कस्टमर को आपने 5 साल के लिए कोई चीज़ एसी उधार दिया है, अगर वो जो है 5 साल के लिए आपने एसी किसी से उधार लिया दुकानदार से, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई भी इफ बट आता है, दुकानदार आपका पैसा देने से मना करता है या कुछ भी ऐसा है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982 का। ठीक है, इसमें सुरक्षित किया जाता है आपके कॉन्ट्रैक्ट को, अगर प्रॉमिस को, जो भी दुकानदार, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में होता है। नेक्स्ट हमारा आता है द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। इसमें क्या होता है? कस्टमर अगर कोई सामान कहीं से लेता है और उसकी वारंटी या गारंटी से रिलेटेड कुछ इशू आता है, जैसे कंपनी ने, मैंने एसी लिया, कंपनी ने कहा कि इस एसी की गारंटी 2 साल है, उसने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट से भरा हुआ पेपर दिया, ठीक है, वारंटी कार्ड होता है ना, और उसमें लिखा है 2 साल, लेकिन कंपनी 1 साल बाद एसी मेरा खराब हो गया, मैं रिप्लेस करने के लिए कंपनी के पास गया तो कंपनी ने मना कर दिया। ठीक है, तो उस कंडीशन में मैं द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तहत। ठीक है, नेक्स्ट आता है द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। नेक्स्ट आता है द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। ये एक्ट जो है कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था प्रोडक्शन को, सप्लाई को, डिस्ट्रीब्यूशन को एसेंशियल कमोडिटीज़ के। ये चेक करता है कि प्राइस कहीं ज़्यादा तो नहीं ली जा रही है ज़रूरी सामानों की। एसेंशियल कमोडिटीज़ मतलब जो ज़रूरी सामान है, कहीं उनकी प्राइस ज़्यादा तो नहीं ली जा रही है, कहीं उसका ब्लैक मार्केटिंग, तो कहीं उसको इकट्ठा तो नहीं किया जा रहा है, कहीं उसको होर्डिंग तो नहीं की जा रही है, कहीं उसको इकट्ठा तो नहीं किया जा रहा है, ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं की जा रही है, कहीं उसका रेट बहुत हाई फाई चढ़ा के तो नहीं बेचा जा रहा है। ये सब चीज़ों से अगर कोई भी ये सब चीज़ों से अगर कंज्यूमर का कोई भी नुकसान होता है तो इस एक्ट के थ्रू क्या कर सकता है? अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। एसेंशियल कमोडिटी मतलब कि जरूरी सामान। नेक्स्ट हमारा आता है द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937। ये एक्ट क्यों फॉर्म किया गया था? ये एक्ट फॉर्म किया गया था क्वालिटी, जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट से हमें जो क्वालिटी मिलनी चाहिए उसका एश्योरेंस देने के लिए, उसका कंफर्मेशन देने के लिए कि हमको क्वालिटी मिलेगी ही मिलेगी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स से। ठीक है, ये एक्ट क्या करता है? ग्रेड करता है इस एग्रीकल्चरल कमोडिटीज जो सामान है उसका ग्रेडिंग करता है कि कितना ए ग्रेड का सामान है कि बी ग्रेड का है, खराब है, अच्छा है, इंफीरियर क्वालिटी का है, अच्छे क्वालिटी का है, नॉर्मल क्वालिटी का है। ये क्या करता है? ग्रेड करता है। जो क्वालिटी मार्क्स होता है वो सप्लायर इस एक्ट से क्या करता है? जो है लगा सकता है। ठीक है, जो मार्क्स होता है उसका जो लगाया जाता है ग्रेडिंग के लिए उसको हम कहते हैं AGMARK।
ठीक है, ये होता है जो एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है, ठीक है, मार्किंग करने के लिए, ठीक है। और मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है कि भाई इससे ख़राब सामान आप, इससे इन्फीरियर क्वालिटी का सामान इसमें आप नहीं ला सकते। अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनता है उससे ख़राब क्वालिटी का स्टैंडर्ड जो मेंटेन किया गया, मान लीजिए मैंने कहा है कि ग्रेड सी से ख़राब क्वालिटी का वीट नहीं आना चाहिए, सरकार ने कहा है। और डी ग्रेड का सामान अगर वीट बिकने लग गया, गेहूं बिकने लग गया, तो सरकार इसको डिस्पोज करा देगी, ख़त्म करा देगी, फेंकवा देगी, जलवा देगी डी ग्रेड का। अगर नेक्स्ट हमारा आता है द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट सिंपल सा है, नाम से ही क्लियर है कि ये बनाया गया था ताकि सामानों का, खाने पीने की चीज़ों का अडल्ट्रेशन, मिलावट ना किया जाए उसमें, उसकी प्योरिटी होनी चाहिए खाने पीने के सामानों में, हेल्दी होना चाहिए जनरल पब्लिक के लिए, पब्लिक के हेल्थ से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए इसके तहत। अगर ऐसा होता है तो इसके तहत केस दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर एक्ट 1976। अगर आप 4 किलो आम लेते हैं तो वो आम 4 किलो होना चाहिए इसके हिसाब से, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपको 3 किलो कह के और आपके साथ जो है घपलेबाजी करके आपको 4 किलो का पैसा ले ले। तो ये एक्ट के तहत आप उसके ऊपर केस दर्ज करा सकते हैं। कोई भी अंडर वेट नहीं होना चाहिए कोई भी सामान अगर आप ले रहे हैं। और इसमें क्या होना चाहिए कि कोई भी गलत तरीके से आपके साथ वेट और मेजरमेंट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का। अगर आप 2 किलो आम लेते हैं, 4 किलो फल लेते हैं, कुछ भी ले रहे हैं तो ऐसा। नेक्स्ट द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 क्या कहता है, ठीक है, ये कहता है कि कोई भी फ्रॉड मार्क नहीं लगाना है आपको, कोई भी फ्रॉड ट्रेडमार्क यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और ये जो है ये 1958 में भी ये बना हुआ था, लेकिन इसको रेक्टिफाई किया गया था, चेंज किया गया था, सही किया गया था। तो ट्रेडमार्क एक्ट कहता है कि कोई भी सामान आप गलत तरीके से गलत रेट लगा के, गलत मार्क लगा के नहीं बेचेंगे। द कंपटीशन एक्ट 2002। द कंपटीशन एक्ट 2002 क्या कहता है, वो मोनोपोली को रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। और जो जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं बेच सकते हैं, कुछ चीज़ें जो रिस्ट्रिक्शन हैं उसको आप नहीं बेच सकते हैं, तो उसके ऊपर भी ये क्या करता है, लगाता है, जो है बैन करता है। ये एक्ट फॉर्म हुआ था एनकरेज करने के लिए हेल्दी कंपटीशन और कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनीज के हैम्पर कंपटीशन। जैसे मान लीजिए 4 कंपनियां मिल गई एसेंशियल सामानों की, जो जरूरी सामान बेच रहे हैं, और उन चारों ने अपने ब्रेड के दाम को हाई कर दिया। 4 कंपनियां आती हैं ब्रेड की, चारों ने अपने ब्रेड के दाम को हाई कर दिया है, तो अब बेचारा कंज्यूमर क्या करेगा, उसको खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। तो इस केस में कंपनीज के ऊपर द कंपटीशन एक्ट 2002 के हिसाब से केस दर्ज हो सकता है। और इस जो ये जो एक्ट है इसमें मोनोपोली नहीं कर सकता है कोई भी। मोनोपोली का मतलब होता है एक बेचने वाला बाकी सब खरीदने वाले, ऐसा नहीं कर सकता है कोई भी। नेक्स्ट हमारा आता है द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986। इसमें क्या होता है, ये एक्ट फॉर्म हुआ था स्पेशल मार्क प्रोडक्ट को देने के लिए जो कि मिनिमम क्वालिटी का हो, अच्छे क्वालिटी, जो मतलब मान लीजिए मैंने सेट किया है कि बी ग्रेड से कम का कोई भी सामान नहीं बिकेगा, खाने वाला आइटम। तो ये जो द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 था, ये क्या करता है, ये मार्क लगाता है मिनिमम स्टैंडर्ड जो सामान उस क्वालिटी का होता है उस पर, ठीक है। जो कॉमन मार्क इश्यू किया जाता है वो ISI मार्क होता है, आपने सुना होगा ISI मार्क, ठीक है, जो अच्छे सामानों पे जो लगा होता है, ठीक है। ISI मार्क के सामानों पे अगर कोई डिफेक्ट आता है तो तुरंत उसकी सुनवाई होती है, ठीक है। क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, उसका ये पहचान होता है। आपने इस तरीके के मार्क देखे होंगे कुकर वगैरह पे, ISI मार्क, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स क्या है, पहला है राइट टू सेफ्टी। क्या क्या कंज्यूमर्स के राइट हैं, क्या क्या कस्टमर्स के राइट हैं। पहला है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब है कि वो जब भी कोई सामान लें तो उनको सेफ्टी का पूरा अधिकार है। जैसे मान लीजिए मैं AC ले रहा हूँ, मैं मान लीजिए कुकर ले रहा हूँ, प्रेशर कुकर, मैं मान लीजिए माइक्रोवेव ले रहा हूँ, तो ये सब क्या है, हैज़ार्डियस सामान है। हाँ, ये सब क्या है, अगर फट गया तो आदमी बचेगा नहीं, ठीक है। लाइफ को खतरा हो सकता है, प्रॉपर्टी को खतरा हो सकता है। तो ये क्या है, राइट टू सेफ्टी का मतलब है कि जो कंज्यूमर
कंज्यूमर्स हैं उनको ये राइट है कि वो अपनी सेफ्टी इंश्योर करें, वो अच्छे सामान लें। उनका ये अधिकार है कि उनको ISI, उनको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड का सामान मिलना चाहिए, क्वालिटी वाइज सामान मिलना चाहिए, कोई भी डिफेक्टेड गैस सिलेंडर नहीं मिलना चाहिए, कोई भी डिफेक्टेड प्रेशर कुकर नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कोई भी सामान उनको नहीं मिलना चाहिए। उनको प्रोड्यूसर को या सेलर को ऐसा कोई भी सामान नहीं सेल करना चाहिए कस्टमर को जो उसकी जान के लिए, उसकी प्रॉपर्टी के लिए खतरा हो। इसमें यही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है राइट टू इंफॉर्मेशन। कस्टमर को हर तरीके से इंफॉर्मेशन देना चाहिए, ये अधिकार होता है कस्टमर का इंफॉर्मेशन पाना, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, अपनी क्वालिटी कैसी है उस सामान की, प्योरिटी कैसी है, स्टैंडर्ड कैसा है, प्राइस कैसा है, ये सब चीज़ उसको जानना जरूरी है। कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करना चाहिए बिजनेसमैन को, ठीक है। अच्छा सामान और अच्छा इंफॉर्मेशन सप्लाई करना चाहिए कस्टमर को। नेक्स्ट हमारा आता है राइट टू हियर्ड। इसमें एक और होगा, रिप्रेजेंटेशन भी होगा, ठीक है। राइट टू हियर्ड या रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि अगर कोई ख़राब सामान मिल जाता है आपको गलती से, जैसे मैं AC लाया 4 दिन पहले, उसका रिमोट ख़राब हो गया और उसका कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है, तो ये मेरा अधिकार है, ये कंज्यूमर का अधिकार है कि वो कंज्यूमर फोरम में जाए, वहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू अपना कंप्लेंट दर्ज कराए। तो राइट टू हियर्ड का मतलब है कि कंज्यूमर की बात सुनी जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू सीक रिड्रेसल। सीक का मतलब होता है पाना या सर्च करना, रिड्रेसल का मतलब होता है रेक्टिफाई, सही करना किसी चीज़ को, कोई चीज़ खराब है तो उसको सही करना, ठीक है। तो मान लीजिए कि राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब है कि ये उसका अधिकार है कंज्यूमर का कि उसको कोई चीज़ अगर ख़राब मिली है तो वो क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए उस कंज्यूमर के साथ। कंज्यूमर को जस्टिफाई मिलना चाहिए, अगर उसका रिमोट ख़राब है, AC का नया AC आया था, उसका रिमोट ख़राब है तो वो तुरंत बदलना चाहिए कंज्यूमर के लिए, तभी इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में बिजनेस क्या हो पाएगा, स्टैंड हो पाएगा। अगर रिपेयर होना है तो रिपेयर हो डिफेक्टिव गुड, अगर वारंटी में है तो वो चेंज होना चाहिए या रिप्लेस होना चाहिए, गारंटी में है तो वो चेंज होना चाहिए या रिप्लेस होना चाहिए। ये कहता है राइट टू सीक रिड्रेसल। रिड्रेसल का मतलब होता है रेक्टिफाई, कोई चीज़ खराब है उसको सही करना। नेक्स्ट हमारा आता है राइट टू चॉइस। राइट टू चॉइस में क्या होता है, राइट टू चॉइस में कहता है इस राइट के हिसाब से सारे जो कंज्यूमर हैं उनको ये अधिकार है कि वो अपने लाइकिंग के हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से अपना सामान चूज़ करें। कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी सेलर उनको फोर्स नहीं कर सकता है कि आप ये सामान नहीं, यही सामान लीजिए, इसका पर्टिकुलर कंपनी का लीजिए, नहीं ऐसा नहीं आप ले सकते हैं, ये है वो है, ऐसा कोई भी सिचुएशन कोई भी सेलर नहीं क्रिएट कर सकता है। उसको अपना ये राइट है कंज्यूमर का, कस्टमर का, कि वो अपना सामान खुद पसंद कर सकता है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। आजकल क्या किया है सरकार ने, जो अनएजुकेटेड कस्टमर्स हैं, जो लिटरेट कस्टमर है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उनको तो नॉलेज पता है कि कैसे अगर कुछ गलत होता है तो उनको कैसे एक्शन लेना है, कैसे कंज्यूमर फोरम में जाना है, कैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का यूज़ करना है। लेकिन जो अनएजुकेटेड है उसके लिए क्या, उसके लिए सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। उन्होंने स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में सर्कुलर जारी किया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ाने का। उन्होंने अलग से गाँव में क्लास पहुँचाई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेके कि आप अपने हक के लिए लड़िए, कंज्यूमर्स अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन में यही है कि कंज्यूमर को क्या मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलना ज़रूरी है, मिलना ही मिलना चाहिए उसका हक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेक्स्ट कंज्यूमर की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट। अगर कंज्यूमर के साथ कभी कोई घटना ऐसी हो जाती है, कभी कोई दुकानदार उसके साथ चीटिंग कर देता है या कुछ भी फ्रॉड कर देता है, तो उसको अपना राइट क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, ताकि आगे चल के वो दुकानदार किसी और के साथ वैसा ना करे। छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी उसको क्या छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, कंज्यूमर को, दुकानदार को, सप्लायर को, ठीक है। अगर कोई भी ऐसी फ्रॉड उसके साथ होती है, अडल्ट्रेशन, मिलावट का कोई सामान मिलता है, ब्लैक मार्केटिंग अगर कोई कर रहा होता है, या प्राइस बहुत ज़्यादा हाई करके बेच रहा है किसी चीज़ का, जैसे मान लीजिए आजकल क्या है, आजकल गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। कोविड-19 के सिचुएशन में सैनिटाइजर और मास्क अगर बहुत हाई प्राइस पे मिल रहा है तो उस दुकानदार पे, उस दवाई वाले पे सरकार एक्शन ले रही है, कंज्यूमर शिकायत कर रहे हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तहत आप ऐसा एक्शन ले सकते हैं। तो यही कहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी ये कि हमें अपने राइट्स को उसका यूज़ करना चाहिए, ठीक है।
कॉशियस कंज्यूमर, इसका मतलब ये होता है सावधान, ठीक है, सावधान कंज्यूमर। कंज्यूमर को हमेशा सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि भैया ये सामान अच्छा है तो वो उसको खरीद ले, मैंने बोल दिया इसकी ये प्राइस है तो उसको खरीद ले, नहीं, उसको चेक करना चाहिए कि ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है दुकानदार। उसको जो है सावधान रहना चाहिए कस्टमर को, कंज्यूमर को। फिलिंग कंप्लेंट फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंस, जो जेन्युइन जो उसका लॉस हुआ है, ग्रीवेंस का मतलब होता है लॉस, जो जेन्युइन लॉस हुआ है, जो जेन्युइन उसको दुख हुआ है, उसके लिए उसको कंप्लेंट फिल करना चाहिए। रिड्रेसल का मतलब होता है उसको रेक्टिफाई, उसको सही करने के लिए, रेक्टिफाई उसको सही करने के लिए, जो जेन्युइन चीज़ अगर कुछ हुई है। अब मान लीजिए एसी हम लाए, एसी हम पटक के तोड़ दिए, अब उसके लिए अगर हम कंप्लेंट दर्ज कराए तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर मेरी मिस्टेक है उसमें कुछ तो मैं उसको, जेन्युइन रीज़न नहीं है ये, तो जेन्युइन जो लॉस हुआ है, जेन्युइन जो सही लॉस है, सही चीज़ को सही कराने के लिए उसको हमेशा कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। फालतू इधर उधर, मान लीजिए कोई डिफेक्टेड गुड आपको मिल गया है, उसके लिए आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई गलत सामान मिल गया है उसके लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। कंज्यूमर को क्वालिटी कॉन्शियस रहना चाहिए। कंज्यूमर कभी भी ऐसा ना हो कि थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में वो ख़राब क्वालिटी का सामान ले ले। जैसे मान लीजिए हमें कुकर लेना चाहिए तो ISI मार्क का लेना चाहिए, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड का होता है, उसकी क्वालिटी होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए लोकल सुकल कुकर नहीं लेना चाहिए। अगर लोकल सुकल लेंगे कहीं हाथ से बना हुआ तो वो दग जाएगा और हमारा लाइफ पे खतरा होगा, प्रॉपर्टी पे भी खतरा होगा, ठीक है। तो कंज्यूमर को क्वालिटी का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, डोंट बी कैरिड अवे बाय एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट को अगर कुछ दिखाया है तो उससे उसको कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए। अब जैसे कुछ दिन पहले पार्ले जी का एडवर्टीजमेंट आया था कि 100 पैकेट पार्ले जी खरीदिए, उस पर आपको गाड़ी मिलेगी, कार मिलेगी, ये लिख उसका पैकेट 100 इकट्ठा करिए और उसको कुरियर करिए, उस पर आपको कार मिलेगी, ठीक है। तो ये सब क्या है, एडवर्टीजमेंट से उसको नहीं बह जाना चाहिए, उसको अपना दिमाग का यूज़ करना चाहिए कि ये चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है। फालतू कोई भी एडवर्टीजमेंट के थ्रू नहीं बह जाना चाहिए। इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, कंज्यूमर को हमेशा बिल लेना चाहिए कैश मेमो से। पैसा अगर वो कैश में दिया है तो उसका बिल उसको लेना चाहिए, उस पर स्टिक रहना, उसको इंसिस्ट करना चाहिए, जोर डालना चाहिए। जो आपका प्रोड्यूसर है, जो सेलर है, उसको बोलना चाहिए कस्टमर को कि मुझे पक्का बिल दो। फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटी, अगर एजुकेशन देने के लिए अनएजुकेटेड्स को हमें फॉर्म करना चाहिए कंज्यूमर सोसाइटी। कंज्यूमर सोसाइटी का मतलब 10 लोग मिल गए, कंज्यूमर सोसाइटी बना लिया, अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो वहाँ पे आप जाके जो अनएजुकेटेड है वहाँ आप जाके अपनी समस्या बता सकते हैं कंज्यूमर सोसाइटी में, वो एक्शन ले लेंगे। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट। अब आप कंज्यूमर है मान लीजिए, तो ऐसा नहीं कि चिप्स खा लिए खरीद के और उसको फुर्र दे उड़ा दिए खिड़की से बाहर गाड़ी के, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने इन्वायरमेंट को साफ सफाई रखना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए एसी आपने लगवाया, उसका कूड़ा आपने क्या किया, बाहर सड़क पे डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको उसको डिस्पोज करना आना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर की। चूज ओनली लीगल गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा नहीं है कि आपने एसी लिया तो ट्रक, मान लीजिए फैक्ट्री से 100 एसी आ रहा था, उसमें से एक ट्रक वाले ने चुरा लिया एसी और आपको बेच दिया, ठीक है, इलीगल हो गया ये तो, ठीक है। तो आपको इसका विरोध करना चाहिए कस्टमर को। कभी भी कंज्यूमर को लीगल सामान ही लेना चाहिए, इलीगल सामान नहीं लेना चाहिए। ब्लैक मार्केटिंग नहीं होने देना चाहिए, एडल्ट्रेशन नहीं होने, मिलावट नहीं होने देना चाहिए। अगर कहीं भी आप ऐसा देखें तो उसका विरोध करें। नेक्स्ट हमारा आता है वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या क्या वो तरीके हैं जिससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो सकता है, कंज्यूमर क्या क्या तरीके हैं जिससे कंज्यूमर का प्रोटेक्शन हो सकता है, ठीक है। कस्टमर के इंटरेस्ट की बात, कस्टमर के फ़ायदे की बात हो सकती है। सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेसमैन को खुद बिजनेस को खुद रेगुलेशन बनाना चाहिए, रूल और रेगुलेशन, कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम सिद्धांतों पे चलेंगे, हम कभी भी बिजनेस का नाम खराब नहीं होने देंगे अपने, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो सकता है। बिजनेस एसोसिएशंस, तमाम बिजनेस एसोसिएशंस बने हैं, ठीक है। अगर कोई दुकानदार, जैसे चेंबर ऑफ कॉमर्स और कई ऐसे बने हुए, लोकल लेवल पे भी कई बने हुए हैं, अगर कोई दुकानदार किसी कस्टमर के साथ गलत करता है, बहुत से कस्टमर का अगर उस एसोसिएशन में बहुत से कस्टमर्स का अगर कंप्लेंट फिल हो जाता है किसी पर्टिकुलर शॉप को लेके, तो उसको वो एसोसिएशन ब्लैक लिस्ट में डाल देता है और उसका पर्चा छपवा देता है, पूरे मार्केट में बांट देता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बिजनेस एसोसिएशंस बने हुए हैं। कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर अवेयरनेस का मतलब है कि कंज्यूमर को भी थोड़ा अपने
ध्यान होना, कंज्यूमर को भी अवेयर रहना चाहिए चीज़ों को लेके कि उसके पास क्या क्या अधिकार हैं, जिससे वो अपने साथ हुए फ्रॉड से बिजनेस में या कोई भी प्राइस हाई, अगर उसको बहुत ज़्यादा प्राइस में कोई सामान दिया गया है, उसके साथ मिलावट किया गया है, कोई सामान उसको दिया गया उसमें मिलावट है या कोई भी ऐसी बात है, तो उसके लिए वो आवाज़ उठा सकता है, उसका अधिकार है, उसको भी इस बात का अवेयरनेस होना चाहिए। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत से ऐसे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसका क्या करते हैं, ख्याल रखते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो सके, जो कंज्यूमर हैं वो सुरक्षित रह सकें, ठीक है। जैसे कंज्यूमर की राइट और ड्यूटीज़ क्या है, कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये बताती हैं और कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारे रूल और रेगुलेशन लॉज निकाले हैं जो प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो गवर्नमेंट का जो लॉ बना था वो ये वाला था, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाला, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। ये एक्ट प्रोवाइड करता है रिड्रेसल एजेंसीज, मतलब आपके साथ कोई भी बुरा हुआ है तो उसको, कस्टमर के साथ कुछ भी बुरा हुआ है, कंज्यूमर के साथ कुछ भी बुरा हुआ है तो उसको रेक्टिफाई, सही करने में गवर्नमेंट हेल्प कराती है। तो ये सारी वेज थे, मीन्स थे, जरिया थे, मीन्स का मतलब होता है जरिया, जिसके थ्रू कंज्यूमर प्रोटेक्शन किया जा सकता है, कस्टमर के प्रोटेक्शन की बात, कस्टमर के इंटरेस्ट की बात, फायदे की बात की जा सकती है। This is the most important, the last topic of this, second last topic of this chapter, consumer protection क्या है? Redressal agencies under Consumer Protection Act 1986 and their jurisdiction, three-tier consumer grievance machinery under this act। बहुत ध्यान सुनिएगा। The Consumer Protection Act 1986 में जो बना था, सरकार ने जो बनाया था, उसके तहत redressal agencies, redressal का मतलब rectify, redressal का मतलब rectify का मतलब सही करना, किसी भी चीज को सही करना, किसी भी चीज को सॉल्यूशन, किसी भी चीज का सॉल्यूशन, ठीक है। तो कोई चीज अगर कंज्यूमर को कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका जो सॉल्यूशन दिया गया है, कंज्यूमर को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, उसका थ्री जगह पे कंज्यूमर ग्रीवेंस का मतलब होता है जो प्रॉब्लम, जो दुख है, उसको जो कष्ट है, उसको 3 तरह से सॉल्व किया जा सकता है। पहला है डिस्ट्रिक्ट फोरम से, दूसरा है स्टेट कमीशन से, तीसरा है नेशनल कमीशन से, इस एक्ट के थ्रू, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। पहला क्या है, डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन होता है, एक प्रेसिडेंट होता है और 2 अदर मेंबर होते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर। वर्किंग और रिटायर्ड जज होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो वर्किंग और रिटायर्ड जज होते हैं, ये लोग जो भी होते हैं। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट जो होता है इसका डिस्ट्रिक्ट फोरम में, वो क्या होता है, वो अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, रिकमेंडेशन किसके, सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। नेक्स्ट, कंप्लेन जो होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम में, वो कस्टमर कर सकता है अगर उसके साथ 20 लाख या उससे कम का घपला हुआ हो तो, ठीक है। इफ पार्टीज आर नॉट सेटिस्फाइड देन दे कैन फाइल, अगर कोई पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है डिसीजन से, ठीक है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट फोरम के, तो वो 30 दिन के अंदर स्टेट कमीशन में जा सकती है 25,000 रुपये डिपॉजिट करने के बाद, या फिर 50% पेनल्टी का जो अमाउंट है। जैसे मान लीजिए मेरे साथ 10 लाख रुपए का किसी कंपनी ने घपला किया है, तो वो कंपनी अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम के नतीजों से, डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो स्टेट कमीशन में जा सकती है। मैं कस्टमर हूँ, मुझे 5 लाख रुपया 50% पेनल्टी का अमाउंट, 10 लाख है मान लीजिए पेनल्टी का अमाउंट, तो 5 लाख रुपए हमको देके वो जा सकती है, या 25,000 रुपये जमा करके जा सकती है स्टेट कमीशन में। आगे, आफ्टर डिस्ट्रिक्ट फोरम वी आर हैविंग स्टेट कमीशन, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फोरम में अगर चीज़ें नहीं सही हो पाती हैं, जो कस्टमर की तरफ से या जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि सेलर की तरफ से, अगर वो चीज़ यहाँ करेक्ट नहीं हो पाती है तो वो केस जाता है स्टेट कमीशन में। स्टेट कमीशन में भी प्रेसिडेंट होता है और 2 अदर मेंबर्स होते हैं, ठीक है। ये इनका जो वर्किंग होता है वो रिटायर्ड जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, ये इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस ये लोग होते हैं, वैसे यहाँ पे रिटायर्ड या वर्किंग जज होते हैं हाई कोर्ट के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होता है, अपॉइंटमेंट जो होता है प्रेसिडेंट का, जो इसमें अपॉइंट होता है, जो ये प्रेसिडेंट होता है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, यहाँ पे करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, आफ्टर कंसल्ट करने के बाद, बातचीत करने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से, ठीक है, तब उसका अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट का, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा है अगर 20 लाख या 1 करोड़ से बीच के जितने भी इशू होते हैं, 20 लाख से ज़्यादा के या 1 करोड़ से कम के जितने इशू होते हैं, जितने भी दुख कष्ट होते हैं कस्टमर के, जितना भी लॉस इस 20 लाख या 1 करोड़ से बीच का जो भी अमाउंट का जो भी लॉस या जो भी ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू या कोई भी ऐसा ग्रीवेंस होता है, दुख होता है कस्टमर को, उसके तहत कस्टमर यहाँ पे अपना जो है कंप्लेन कर सकता है इतने अमाउंट का। अगर पार्टी सेटिस्फाई नहीं है यहाँ के डिसीजन से स्टेट कमीशन के, तो वो नेशनल कमीशन में जा सकती है 30 दिन के अंदर, यहाँ के डिसीजन के बाद 35,000 रुपये जमा करके या 50% पेनल्टी का अमाउंट जमा करके, जो ये लगाता है स्टेट कमीशन जो डिसीजन दिया होगा इसमें। नेक्स्ट हमारा आता है नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन में प्रेसिडेंट होता है और इसमें 4 मेंबर होते हैं, 2 मेंबर नहीं होते हैं, और इसमें एक विमेन मेंबर्स जरूर होनी चाहिए। जो इसका वर्किंग होता है वो सुप्रीम कोर्ट के वर्किंग जज, जो इसके मेंबर्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के वर्किंग या रिटायर्ड जज होते हैं। प्रेसिडेंट का जो इसके प्रेसिडेंट इसमें होता है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कंसर्न करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके करती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ के जो भी इशू होते हैं उसका क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं इतने अमाउंट की, मोर देन 1 करोड़ या 1 करोड़ की, तो उसका कौन करता है? प्रॉब्लम सॉल्व नेशनल कमीशन में उसका केस चलता है। अगर पार्टी सेटिस्फाई रहती है तो ठीक है, अगर नहीं सेटिस्फाई रहती है यहाँ से तो वो क्या कर सकती हैं, अपने केस को अपने फाइल कर सकती हैं कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आफ्टर 30 डेज। ये था हमारा 3 टायर्स का मशीनरी जहाँ पे कंज्यूमर का ग्रीवेंसेस, कंज्यूमर का दुख कष्ट पेन सब जो है यहाँ पे सॉल्व किया जाता है 3 केसेस है, 3 तरह के 3 टायर कमीशंस, फॉर डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। नेक्स्ट हमारा आता है रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज। क्या रोल है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का और एनजीओज का, ठीक है, क्या रोल है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज का? इसको पढ़ने से पहले हम जानेंगे इंडिया में लगभग 500 से 500 के आसपास कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कंज्यूमर्स की ग्रीवेंसेस को, प्रॉब्लम्स को दर्ज करती हैं, सुनती हैं और आगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन तक, ऑफिस तक ले जाती हैं। क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का हर जगह ऑफिस नहीं होता है। मान लीजिए गांव में किसी के साथ ठगी हुई है तो उसकी जो सुनवाई वो कहाँ बेचारा जाएगा? वो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाएगा जो वर्क करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। जैसे मोस्ट जो जरूरी जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं कुछ है इंडिया में, वो है कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई में है, सिटीजन अमेंडमेंट ग्रुप मुंबई में है, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद में है, कंज्यूमर यूनिटी एंड सोसाइटी ट्रस्ट सोसाइटी है आपका। इसी तरह से होते हैं कई कंज्यूमर सोसाइटीज़ होती हैं जो हेल्प करती हैं। तो रोल क्या है इन ऑर्गेनाइजेशंस का, इन एनजीओज़ का जो काम करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए? इनका रोल क्या है, ये क्या करते हैं? ये जनरली इनका रोल ये होता है कि ये ब्रोशर वगैरह छपवाते हैं, ये पूरा प्रॉस्पेक्टस छपवाते हैं कि एक कंज्यूमर को कैसा बिहेव करना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में उसको एजुकेट करते हैं, उसको बताते हैं कि उसको क्या करना है अगर उसके साथ कुछ गलत हो। वो कंज्यूमर अवेयरनेस स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं ये जितने भी एनजीओज़ और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और क्या करते हैं, वो डेटा कलेक्ट करते हैं और टेस्टिंग के लिए उनको भेजते हैं। अगर मान लीजिए कि कहीं मिलावट का कुछ काम हुआ है, कहीं मिलावट हुआ है, तो वहाँ पे वो ये जाते हैं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन वाले, वहाँ का जो सैंपल है, मान लीजिए दाल में कुछ मिलावट है तो वहाँ उस दुकानदार के पास जाते हैं, उसकी दाल थोड़ी सी लेते हैं, उसको लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजते हैं। ये सब भी इनका काम होता है। और क्या काम होता है ये, और क्या करते हैं, ये बाइकआउट कराते हैं वैसे सामानों को जो बैड क्वालिटी के होते हैं। ये कस्टमर को बताते हैं कि बिना ISI वाले मार्क का कोई सामान ना लें, क्वालिटी से समझौता ना करें, ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा ना दें। ये कंज्यूमर वुमेंस को नॉलेज एजुकेट करते हैं कंज्यूमरिज्म के मद्देनज़र कि वो भी एक तरह से हिस्सा है सोसाइटी का। कंज्यूमर एजुकेट करते हैं, कंज्यूमर्स को हेल्प करते हैं उन लोगों को, ठीक है। कई बार क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर के बिहाफ पे केस लड़ता है। कहीं कोई गरीब कस्टमर है, उसके साथ धोखा हुआ है बड़ा, तो उसके बिहाफ, उसके पास मान लीजिए पैसे नहीं है, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस उसके बिहाफ पे केस लड़ते हैं। लोगों को ये मोटिवेट करते हैं कि अच्छी क्वालिटी का सामान लें, ठीक है। और अवेयरनेस जो है फैलाते हैं, उसके लिए सेमिनार्स करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, ताकि लोगों की प्रॉब्लम ये जान सकें, कंज्यूमर की क्या क्या प्रॉब्लम है और उसको रेक्टिफाई कर सकें, सही कर सकें। तो ये था हमारा पूरा बिजनेस का आज का, और अभी तक का हमारा पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म हो चुका है बिजनेस का।